हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्रवण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टअप। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मोशन, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये पढ़ाया था, ठीक है। एंड आई होप यू ऑल आर वेल। और आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। आज हम बल और गति के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और वीडियो को पूरा देखा करो, आप लोग पूरा कंप्लीटली वीडियो को नहीं देखते हो, वीडियो को पूरा देखोगे, पूरी क्लास अटेंड करोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा। थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा फिर नहीं देखा तो फिर ऐसे आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको पूरा ज्ञान मिले, पूरी नॉलेज हो आपको, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके ताकि आप हमारी क्लास अटेंड कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बल एवं बल और गति के नियम, गति के नियम, ठीक है। बल और गति के नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। किसकी बात करते हैं? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? यानी बल। सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे कि बल क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि बल है क्या। देखो, बल क्या होता है कि सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है यहां, ठीक है, और वो यहां से यहां तक आ गया। क्या होगा? ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है और वो यहां से यहां तक आया। तो जब ये यहां से यहां तक आया है तो हमने इसका कोई ना कोई कुछ कार्य किया होगा, कुछ न कुछ तो किया होगा तभी तो ये आया। भाई यहां से इसे खींचकर यहां तक ले आए, मान लो यहां से खींचा और यहां लगा, तो खींचा आ जाओ हमने तो कुछ तो किया होगा इस पे। भाई कुछ चीज तो ऐसी लगाई होगी कि जब ये खींच के वहां से यहां आया, कुछ न कुछ तो हमने खींचा। कुछ तो खींचने में कोई न कुछ तो हमने चीज यूज की होगी कि जिससे हमने लगाया कि खींच के और यहां तक यहां ले आए, ठीक है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां हमने इस पे धक्का पुश किया है और पुश करने के बाद ये यहां आया, तो यहां पे हमने पुल किया ये और यहां पे हमने पुश किया, ठीक है। यहां हमने पुल किया, पुल करके ऑब्जेक्ट को यहां तक लाए और यहां हमने एक पुश किया, इस तरीके से पुश किया। पुश करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहां तक आया। तो ये क्या हुआ? जब हमने जो पुल और पुश किया ऑब्जेक्ट को, तो यही तो हमारा बल हुआ। हमने इस पर बल लगाया तभी तो ये यहां तक आया। भाई किसी हम ऑब्जेक्ट को खींचेंगे, किसी वस्तु को खींचेंगे, किसी पिंड को, तो खींचने पर क्या करेंगे? इस तरीके से खींचेंगे तो क्या हमारे द्वारा बल लगेगा? तो बल लगेगा तभी तो वो ऑब्जेक्ट वहां से यहां तक आया, तभी तो वो अपनी सिचुएशन चेंज करेगा, स्थिति, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? यही क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स किसे कहते हैं? पुल और पुश ऑफ अ बॉडी, ठीक है। लिख सकते हैं अपोज और पुल ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर? आज बात समझ में? जब किसी पिंड को हम पुश या पुल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स, यानी बल के एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन बस आराम से आप लोग समझते रहिए, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं सारे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।
इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, बल के प्रभाव, बल के प्रभाव या एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। देखो बल के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं कि मान लो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। किससे? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और कुछ समय बाद ये 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। किससे? 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। तो अब ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से था, 12 से हो गया, तो इसमें कुछ न कुछ तो किया होगा, तभी तो इसकी भी स्पीड बढ़ी। मान लो यहाँ पे कोई हमने F यानी यहाँ से कोई हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स इस पे लगाया जिसके कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। या फिर कोई ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में है, तो हमने इस पे फोर्स लगाया और ये मोशन में आ गया। किसमें? मोशन में आ गया, गति में। क्लियर? समझ पा रहे बात को? अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में था, हमने इस पे फोर्स लगाया तो मोशन हो गया। तो जब हम किसी रेस्ट में हो, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट हमारा या बॉडी रेस्ट में हो, उस पे हम फोर्स लगाएं तो उसे मोशन में ला सकते हैं या नहीं ला सकते? बताओ भाई, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकते नहीं ला सकते? किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। तो क्या लिख सकते हैं? फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। आ रही बात समझ में? लिख देता हूं मैं यहां पे, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, ठीक है। आ रही बात समझ में? यानी बल किसी पिंड को विराम से गतिशील अवस्था में ला सकता है, गतिशील या गतिमान, ठीक है ना, गतिमान अवस्था में ला सकता है। क्लियर? बल क्या कर सकता है कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में हो, यानी विराम में हो, तो उसे गतिशील अवस्था में ला सकता है, ठीक है। और फोर्स क्या कर सकता है कि मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये किसमें? मोशन में है, इसमें मोशन में। अगर इस पे हम फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, ये इधर की तरफ से ये जा रहा है साइड में, इधर से हमने फोर्स लगाया, या मतलब इधर से इस तरफ हमने खींचा, ये पुल किया, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है कि नहीं कर सकता? भाई रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? तो रोक सकता है। तो क्या कह सकते हैं? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी। क्लियर? यानी बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है, बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है, गतिशील वस्तु को रोक सकता है। क्लियर? और सोचो और क्या क्या कर सकता है बल? क्या बल किसी की चाल को चेंज कर सकता है? वेलोसिटी को, सॉरी स्पीड को चेंज कर सकता है? क्या बल किसी की शेप को चेंज कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। और क्या क्या है इसके इफेक्ट्स? देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाया करता है इनमें से, ठीक है। और नोट कर लेना ये सारे पॉइंट जो है।
force can change the speed of a moving body या ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी बल किसी गतिमान पिंड की चाल बदल सकता है, ठीक है बाबू, बदल सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। मान लो कि ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है या बॉडी है और इसकी जो स्पीड है ये आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और इस पे यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया, कोई फोर्स लगाया, बल लगाया, जिससे इसकी स्पीड 15 से क्या हुई 20 मीटर पर सेकेंड हुई। तो इसकी स्पीड में चेंज हुआ कि नहीं हुआ भाई। हम किसी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर हम यूं बल लगाएं तो बल लगा के उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हुआ, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आता है, फोर्स कैन द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या है, फोर्स कैन change the direction of the moving object, क्लियर। यानी बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। क्या कर सकता है, बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है, ठीक है बाबू। बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। अब देखो कैसे बदल सकता है कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बॉल मान लो फुटबॉल है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर से आपने फोर्स लगाया इस पे, तो इधर से आप फोर्स लगाओगे, जब आप फोर्स लगाओगे किधर चली जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी नहीं जाएगी भाई। ये सीधी जा रही है बॉल, आपने यहाँ पे F फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये बॉल किधर जाएगी, इस साइड में जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। तो यानी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है बल, फोर्स कैन change the shape of a object, क्लियर। यानी बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता भाई, बदल सकता है। मान लो ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लगाया इस पे, इधर से भी फोर्स लगाया, तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। यानी ये बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है, ठीक है। अब देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी क्या कहता है ये, न्यूटन का पहला नियम। भाई न्यूटन की गति के 3 नियम थे, 1, 2 और 3, यानी इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स और थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डालते पहले नहीं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्या है ये, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, क्लियर। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के,
तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है जब तक कि उस पर कोई बहाबल न लगे, यानी कोई बहाबल कार्य ना करे। ठीक है, मानते हैं देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, किससे चल रहा है? 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, गतिमान है ये। तो ये तब तक 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। मान लेते हैं हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसकी स्पीड बढ़कर हो गई 8 मीटर पर सेकंड। तो ये 8 मीटर पर सेकंड कब हुई? जब इस पर हमने ये फोर्स यानी अप्लाइड किया है, तब जाके ये 8 मीटर पर सेकंड हुई। अगर इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही कंटिन्यूअस चलती रहेगी। क्लियर? यानी देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं m मास का है, तो ये रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। तो ये तब तक ही रेस्ट में रहेगा जब तक इस पे हम कोई बहाबल नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी ये मूविंग होगा, यानी तभी ये मूव करेगा, तभी गतिमान होगा। अगर उससे पहले ये गतिमान नहीं हो सकता, सिर्फ ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, यानी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। A body at rest will remain in rest, ठीक है, and a body in motion will continue in motion. In motion in straight line, in straight line with uniform speed, with uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or मोशन। ठीक है, यानी ये कह रहा है कोई वस्तु रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी, गतिमान है तो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बहावल कार्य न करे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसे ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी न्यूटन के फर्स्ट नियम को भी हम
फर्स्ट नियम को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब न्यूटन के एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे हम आपको। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए इसके अनुप्रयोग देखिए कि जैसे कोई यात्री, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप किसी बस में या गाड़ी में बैठे रहते हैं, अगर वो मूविंग है, बस क्या है, मूविंग है, आप उसमें बैठे हुए हैं, जब ड्राइवर एक साथ सडनली अचानक से ब्रेक लगाता है तो इंसान क्या होता है, आगे की तरफ झुकता है। तो आगे की तरफ झुकने का कारण क्या है कि हमारा जो नीचे का पार्ट है बॉडी का, जो हमारी बॉडी का जो नीचे का पार्ट है वो तो बस के कांटेक्ट में रहता है, लेकिन जब ये ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा पार्ट रहता है, तो ये हमारा जब बस मोशन में है तो ये मोशन में रहता है। ठीक है, तो ये मोशन में ही रहना चाहता है, इसीलिए जब ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, क्या कारण है कि नीचे वाला, हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है जब बस मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। एक साथ से जब ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो जब हम किसी बस या गाड़ी में बैठे हुए हो तो ड्राइवर अचानक से जब गाड़ी को चलाता है तो हम पीछे की तरफ यूं ढक जाते हैं ना, धक्का लगता है पीछे की तरफ। वो क्यों लगता है, उसका भी रीजन यही है कि हमारा नीचे वाला पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में रहता है, यानी जब बस किस में थी, रेस्ट में थी, तो ये रेस्ट में रहता है, लेकिन ये बस वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है तो हम रेस्ट में थे तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो एक साथ जब मोशन में जाते थे इसलिए हम पीछे की तरफ धकल जाते हैं। ये किसके एप्लीकेशंस है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हैं। ठीक है, यानी न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुप्रयोग है। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, अब न्यूटन का हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तो सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हम मोमेंटम यानी संवेग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, संवेग के बारे में। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो इससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है तो हम और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लास लगाएंगे आप लोगों के लिए, हर सब्जेक्ट की क्लास लगाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा हम भी मोटिवेट होते हैं जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो। ठीक है ना, और शेयर किया करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम यानी संवेग। अब देखो बात करते हैं संवेग के बारे में। किसके बारे में, संवेग के बारे में। कि संवेग क्या होता है, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने से पहले हम समझेंगे कि मोमेंटम क्या है, यानी संवेग क्या है। देखो संवेग क्या होता है, ये कोई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, m मास की है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं इसका संवेग पूछूं कि संवेग क्या होगा, तो इसका संवेग क्या होगा, m इंटू वी। समझ पा रहे हो, क्लियर है। तो ये बॉडी है, ये m मास की बॉडी है, v वेग से गतिशील है, यानी मूव कर रही है। मोशन कितने मोशन में, v वेग से, वेलोसिटी कितनी है, v। क्लियर। तो इसका जो मोमेंटम होगा तो मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, यानी मोमेंटम किसे कहते हैं, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को यानी गुणनफल को ही हम मोमेंटम बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यानी मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं ये। आगे बात समझ में, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। आगे बात समझ में, इज दैट क्लियर।
अब देखो इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है? क्या है? एसआई यूनिट। तो देखिए द्रव्यमान यानी मास, तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में, इनटू, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो ये एसआई यूनिट क्या हुई इसकी? केजी इनटू केजी मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट हो गई। अब सीजीएस में पूछूं मैं आपसे कि सीजीएस में इसकी क्या होगी? तो सीजीएस में मास को किससे मेजर करते हैं भाई? ग्राम में, और ये लंबाई को तो मीटर ये रहेगा, इसे मीटर पर, सॉरी सेंटीमीटर में होता है भाई। लंबाई को सीजीएस में किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में, और समय तो सेकंड रहता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। क्लियर? तो सीजीएस पद्धति में इसकी सीजीएस पद्धति में इसकी यूनिट कितनी होगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा संवेग। संवेग एक बार फिर रिपीट करता हूं कि संवेग होता क्या है? मोमेंटम क्या होता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को यह मोमेंटम कहते हैं। यानी जिस वस्तु का जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, या जिस किसी का जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, उसे रोकना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को? जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, कहते ना किसी टीम के बारे में कि इस टीम ने मोमेंटम अचीव कर लिया, किसी अब रोकना बहुत मुश्किल है। मोमेंटम का मतलब है किसी अब रोकना है यहाँ बहुत मुश्किल है। मानो ये अगर मोमेंटम ज्यादा हुआ है आपका, तो मोमेंटम ज्यादा कब होगा? यानी संवेग कब ज्यादा होगा? तो जब इसका मास ज्यादा हो और या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई हो, या मास और वेलोसिटी दोनों। ठीक है, संवेग ज्यादा कब होगा? संवेग कब बढ़ता है? या तो आपके मास में इंक्रीज हो, यानी मास बढ़ा हो, या आपकी वेलोसिटी बढ़ी हो सकता है मास और वेलोसिटी दोनों बढ़ी हो। इज दैट क्लियर? आइए बात समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं इंपल्स के बारे में, यानी आवेग के बारे में। आवेग क्या होता है? ठीक है, और इसकी राशि क्या है? मोमेंटम कौन सी राशि है? स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी भी तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी संवेग भी क्या है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इंपल्स के बारे में। इंपल्स क्या होता है, यानी आवेग क्या होता है? आइए बात समझ में, समझ पा रहे बात को? अब देखिए इंपल्स, यानी आवेग। आवेग किसे कहते हैं? देखिए तो आवेग कहते हैं हम चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं। क्लियर? आ रही है बात समझ में? भाई इंपल्स यानी आवेग किसे कहते हैं? चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन को ही हम आवेग कहते हैं। समझ पा रहे हो? लाइक दैट समझिए, जैसे कि ये कोई m मास की बॉडी है, ठीक है, और u वेग से चल रही है। किससे? इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, u वेग से चल रही है, ये इस तरीके से u, ठीक है। और फिर ये बॉडी है m मास की, और अब ये किससे चल रही है? v वेग से। अब इसमें जो चेंज हुआ है तो क्या इसका फोर्स लगा हुआ, कोई फोर्स यानी बल लगा, ठीक है। समझ पा रहे बात को? इसमें कोई ना कोई बल लगा है यहाँ पे, ठीक है। यानी m मास की बॉडी u वेग से चल रही थी, अब वही बॉडी और v वेग से चल रही है, तो ये इसकी क्या हुई है? यानी इनिशियल यानी प्रारंभिक क्या था? ये
प्रारंभिक संवेग और ये फाइनल, ठीक है, फाइनल मोमेंटम हुआ ये। क्लियर समझ पा रहे हो? तो इम्पल्स क्या होगा जब हम निकालें डेल पी इक्वल टू, देखिए तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, इज दैट बराबर क्या होगा, ये होगा आपका इम्पल्स। इसे ही क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है, समझदार बात को भाई। इसमें अब परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ भाई? पहले ये एम मास की कोई बॉडी u वेग से चल रही थी, अब वही बॉडी v वेग से चल रही है, तो इसके जो परिवर्तन, चाल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी इसका जो मोमेंटम है तो प्रारंभिक हो गया पी आई, ये फाइनल हो गया, तो जो इम्पल्स होगा पी एफ माइनस पी आई, यानी समझ पा रहे हो, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यही होगा आपका इम्पल्स। क्लियर? और इम्पल्स यानी इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। जो हमारी मोमेंटम की होती है वही किसकी होगी, इम्पल्स की होगी। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है, देखो अब आपको पढ़ाएंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। चीजें बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है, धैर्य से बस पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ते जाइए, मन लगा के, सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। ठीक है ना? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। तो देखो न्यूटन ने गति का द्वितीय नियम क्या दिया था, इसने बोला था F इक्वल टू एम इंटू ए। क्या बोला था? F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा